मैं सोच रहा था कि आखिर भूकंप आया क्यों। जब कोई स्कैम में भी सेवा का भाव देखता है, स्कैम में भी नम्रता का भाव देखता है, तो सिर्फ मां नहीं, धरती मां भी दुखी हो जाती है और तब जाकर के भूकंप आता है। और इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जनशक्ति का ब्यौरा दिया है। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया। बहुत बड़ी कृपा की आपने इस देश पर, लोकतंत्र बचाया। कितने महान लोग हैं। ऐसा लगता है कि कुछ दलों के दिलो दिमाग में चारवाक का मंत्र उनके जिंदगी में बहुत काम आ गया है। उन्होंने चारवाक के ही मंत्र को लेकर के शायद, और तभी जाकर के कोई अंग्रेजी कवि को उल्लेख करते हुए ये भी कह देते बड़े बड़े व्यक्ति कि मरने के बाद क्या है, क्या देखा है। अभी तो चारवाक का तत्व ज्ञान है। मैं उस सदन में जाऊंगा तब इसका उल्लेख बराबर डिटेल में करूंगा। लेकिन चारवाक कहते थे, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, बष्पीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो मौज करो, जियो, जब तक जियो मौज करो। चिंता किस बात की, कर्ज करो और घी पियो। उस जमाने में संस्कार के लिए घी कहा भाई, भगवत मान, नहीं तो और कुछ पीने का कहते हैं। लेकिन उस समय ऋषियों ने, वहां संस्कार थे, तो उन्होंने घी पीने की बात कही थी। शायद आज का जमाना होता तो गुरुहात पीने की चर्चा करनी पड़ती। लेकिन इस प्रकार की फिलॉसफी से कुछ लोगों को लगता है कि जब अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी चल रही थी तो आपने ऐसे समय ऐसा निर्णय क्यों किया। ये बात सही है। आप जानते हैं, अगर आपको कोई बीमारी हो और डॉक्टर कहता है भी ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन बहुत जरूरी है, फिर भी वो कहता है पहले भाई शरीर ठीक करना पड़ेगा, डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ेगा, डीगना कंट्रोल करना पड़ेगा, 7-8 दिन और मशवरा, फिर बाद में ऑपरेशन करते हैं। जब तक वो स्वस्थ नहीं होता है ऑपरेशन करना नहीं पसंद करता डॉक्टर, कितनी भी गंभीर स्थिति है। डीमोनेटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। ये तब सफल होता है ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत थी। और इसी समय दूसरा, इसका समय, ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है। इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। और आप देखिए, हमारे देश में साल भर में जितना व्यापार होता है
करीब करीब उतना ही व्यापार दिवाली के दिनों में हो जाता है, यानी 50% दिवाली के दिनों में, 50% साल भर। एक प्रकार से पूरा उद्योग, व्यापार, किसानी, सब काम दिवाली के आसपास उसकी पीक पर पहुंच जाता है। उसके बाद नेचुरल लल पीरियड हमारे देश में हमेशा होता है। दिवाली के अलावा दुकानदार भी 15-15 दिन बंद रख करके बाहर चले जाते हैं, लोग अपने आप घूमने। ये प्रॉपर टाइम था कि जबकि सामान्य कारोबार ऊंचाई पर पहुंच गया है, उसके बाद अगर 15-20 दिन दिक्कत होती है और फिर 50 दिन में ठीक ठाक हो जाएगा। और मैं आज देख रहा हूं कि जो मैंने हिसाब किताब कहा था उसी प्रकार से गाड़ी चल रही। और इसलिए आप ये भी जानते हैं, आप ये जानते हैं, एक जमाना था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मर्जी पर, एक समय था जब देश में इनकम टैक्स अधिकारी मनमर्जी पड़े वहां जाकर के धमकते थे, और बाकी क्या होता था पुराना इतिहास को जो दोहराने की जरूरत नहीं है। नोटबंदी के बाद सारी चीजें रिकॉर्ड पर है, कहां से आया, किसने लाया, कहां रखा। अब उसमें से टॉप नामों को टेक्नोलॉजी के द्वारा, डाटा माइनिंग के द्वारा निकाल दिए गए हैं। अब इनकम टैक्स ऑफिसर को कहीं जाना नहीं है, सिर्फ एसएमएस करके पूछना है कि भाई जरा बताइए डिटेल क्या है। आप देखिए, किसी प्रकार का अफसरशाही के बिना जिसको भी मुख्य धारा में आना है उसके लिए एक अवसर प्राप्त हो चुका है। और मैं मानता हूं इससे बहुत क्लीन इंडिया, जैसे स्वच्छ भारत का मेरा अभियान चल रहा है, वैसा ही आर्थिक जीवन में स्वच्छ भारत का अभियान भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बेनामी संपत्ति का कानून पास हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है। और जैसा खड़गे जी ने कहा, वहीं पर सब कुछ है। अच्छा सुझाव आपने दिया है, हम भी कुछ करके दिखाएंगे। और जो भी सुन रहे हैं वो भी समझे और उसके प्रावधान पढ़ लें कि कितना बड़ा कठोर कानून है। जिसके पास भी बेनामी संपत्ति है उनसे मेरा आग्रह है, अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरा पूछ ले आखिर के प्रावधान क्या है। और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि मुख्य धारा में आइए, देश के गरीबों का भला करने के लिए आप भी कुछ कंट्रीब्यूट कीजिए, आप भी कुछ कंट्रीब्यूट। जहां जहां कभी कभी लगता है कि ये निर्णय अचानक हुआ क्या, मैं जरा जानकारी देना चाहता हूं। जिस दिन हमारी सरकार बनी, सबसे पहला काम किया कैबिनेट में एसआईटी बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और लंबे अरसे तक लटका पड़ा था कि विदेश के काले धन के लिए एसआईटी बनाओ, हमने बनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उस प्रकार से बनाई। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, क्या कहा था? 26 मार्च 2014, since 1947 for 65 years nobody thought of bringing the money straight away in foreign banks to the country. The government has failed in its role for 65 years. This court feels that you have failed in your duty, and so it gives an order for the appointment of the committee headed by former judges of this court. 3 years have passed, but you have not done anything to implement the order. What have you done? Except for filing one report, you have done nothing. ये 24 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने उस सरकार को कहा है। वही तो मैं कह रहा था, वो जमाना था तब आवाज उठती थी कितना गया,
अब आवाज उठ रही है कितना आया और आते रहेगा, आते रहेगा। आप देखिए एक के बाद एक देखिए। विदेश में जमा काले धन के खिलाफ नया कठोर कानून बनाया, प्रॉपर्टी जब्त करने की बात कही। इस बार भी बजट में एक नया कानून की बात कही गई है, सजा भी 7 साल से 10 साल कर दी। टैक्स हेवन जो थे मॉरिशस, सिंगापुर वगैरह, उस पुराने जो नियम आप बना करके गए थे उसको हमने बातचीत की, उनको समझाया, हमारी परिस्थितियां समझाई, उसको हम ले आए। हमने स्विट्जरलैंड से समझौता किया कि वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन देंगे, कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक पैसा रखेगा तो उसका पता चल जाएगा। हमने अमेरिका सहित कई देशों के साथ इस प्रकार के समझौते किए हैं जहां भी हमारा कोई भी भारतीय नागरिक, भारतीय मूल का व्यक्ति पैसे रखेगा तो उसकी जानकारी भारत को मिलेगी। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी बिक्री 20,000 से ज्यादा नगद नहीं, इसकी चर्चा हमने नहीं किया। रियल एस्टेट बिल को पास किया। ज्वेलरी के मार्केट में भी 1% एक्साइज डाली ताकि इस चीजों को स्ट्रीमलाइन करना था, किसी को परेशान नहीं करना था। और आप ही लोग हैं इस देश सदन में, इधर हो या उधर हो, मुझे चिट्ठियां आई हैं जब हमने कहा कि 2 लाख से ज्यादा कोई अगर ज्वेलरी परचेज करता है तो उसको पैन नंबर देना होगा। मैं हैरान हूं, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ भाषण देने वाले लोग मुझे चिट्ठियां लिखते थे कि पैन नंबर मांगने का नियम रद्द कर दीजिए ताकि लोग कैश मनी से सोना लेते रहे, गहने लेते रहे और काला बाजार चलता रहे। हम टिके रहे, हम उसको करके दिखाया, एक एक कदम उठाया। मैं जानता हूं ये राजनीतिक फायदे के लिए काम कोई ऐसा नहीं कर सकता, वरना तो आप पहले कर लेते। ये कठिनाई है, लेकिन देश का भला करने के लिए निर्णय करने थे और गरीबों का भला करना था, इसलिए निर्णय किए। 2 लाख से ज्यादा से किसी सामान पर 10 लाख से ज्यादा महंगी गाड़ी पर 1% अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। हमने इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम भी लाई और अब तक में सबसे स्कीम में सबसे ज्यादा पैसा लोगों ने डिक्लेयर किया। 1100 से ज्यादा पुराने कानून हमने खत्म किए। और यहां बताया गया कि आपने नोटबंदी के संबंध में, कोई कहता है 150 बार, कोई कहता है 130 बार, वो सब अलग अलग आंकड़े बोलते हैं। इतने नियम बदले, बहुत अच्छा याद रखते हैं। 150 आदमी मर गया, 150 बार नियम बदले। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तो एक ऐसा काम था जिसमें हम जनता की कोई तकलीफ तुरंत हम समझने के बाद रास्ता खोजने का प्रयास करते थे। दूसरा, जिन लोगों को सालों से लूटने की आदत लगी है वो रास्ता खोजते तो हमें बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता था। लड़ाई का मौसम था, एक तरफ देश को लूटने वाले थे और एक तरफ देश को ईमानदारी की तरफ ले जाने का मोर्चा लगा हुआ था। लड़ाई पल पल चल रही थी, वो एक तू डाल डाल में 5-5 इस प्रकार से लड़ाई चल रही थी। लेकिन जो आप लोगों का बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, जिसको लेकर के आप बड़ी पीठ थपथपा रहे हैं, वैसे उसके लिए आपको हक नहीं है, क्योंकि जब इस देश में राजा रजवाड़ों का शासन था तब भी गरीबों के लिए राहत काम के नाम से योजनाएं चलती थी। उसके बाद भी हिंदुस्तान में फूड फॉर वर्क के नाम से कई योजना, 9 देश आजाद होने के बाद 9 प्रकार की अलग अलग नामों से चली हुई योजना चलते 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 अब उसने एक नाम लिया जिसको मनरेगा कहते हैं। कई यात्रा करके आया हुआ है और हर राज्य में, जहां कम्युनिस्टों की सरकार थी उन्होंने भी पश्चिम बंगाल में किया था, जहां शरद पवार की सरकार थी महाराष्ट्र में किया था, गुजरात में भी जो कांग्रेस की सरकार, हर देश में किसी न किसी ने आजादी के बाद इस प्रकार के काम किए ही किए थे, हर किसी ने किए थे। तो कोई नई चीज नहीं थी, लेकिन नाम नया था। लेकिन देश को और आपको खुद को भी जान करके आश्चर्य होगा कि शांत रूप से इतने सालों से चली हुई योजना के बाद भी मनरेगा में 1035 बार परिवर्तन किए हैं। 1035 बार नियम बदले गए हैं। आप कभी अपने तो आईने में झांकिए,
और उस समय तो लड़ाई नहीं थी, इतने बड़े दबाव में काम करना नहीं था। क्या कारण था कि मनरेगा जैसा एक जो लंबे अरसे से चल रहा था, उसको भी आपको लाने के बाद 1035 बार उसमें परिवर्तन करने पड़े। और इसलिए नियमों में परिवर्तन किया। एक्ट तो एक बार हो गया, एक्ट 1035 बार परिवर्तित नहीं हुआ है। और इसलिए मैं आज You listen to the honorable Prime Minister ना? We have listened to you. हमने सुना है आपको, आप भी शांति से सुनिए। और इसलिए आज मैं आपको 40 मिनट के बजाय 1.25 घंटे मिल चुके थे बाबू। और इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज मुझे आपको काका हाथरसी की एक कविता के शब्द सुनाता हूं। काका हाथरसी के कविता के शब्द सुनाता हूं, और मैं काका हाथरसी को याद करता हूं तो कोई उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ न जोड़े, क्योंकि उनके हर चुनाव में काका हाथरसी की बात तो चलती रहती थी। काका हाथरसी ने किया था, काका हाथरसी ने कहा था, अंतरपट में खोजिए, अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट। अंतरपट में खोजिए, छिपा हुआ है खोट। और काका हाथरसी ने आगे कहा है, मिल जाएगी आपको बिल्कुल सत्य रिपोर्ट।